हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर सरकार के अंग के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक पर देखिए काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है कि एक्चुअल में सरकार की बॉडीज़ कौन कौन सी है और उनके कार्य क्या क्या है और उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट या फिर बॉडी ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। तो देखिए, अगर हम इसे इजीली फॉर्म में समझे फ्रेंड्स, तो सरकार के नॉर्मली 3 अंग होते हैं या इसकी 3 बॉडीज हैं जो कि देश में काम करती है। सबसे पहली है देखिए लेजिस्लेचर, जिसे विधायिका के नाम से जाना जाता है। दूसरी है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, और तीसरी है न्यायपालिका, जिसे जुडिशियरी कहा जाता है। तो इस तरह देखिए, ये 3 बॉडीज ऐसी हैं फ्रेंड्स जो कि सरकार के अंग के रूप में कार्य करती है। अब एक्चुअल में इन तीनों बॉडीज का क्या क्या काम है, इसे हम डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात होती है विधायिका की। विधायिका की अगर हम बात करें तो इसके नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, वो बॉडी या वो अंग जो कि विधान बनाने का कार्य करता है। जो विधान बनाए उसे विधायिका के नाम से जाना जाता है। ये एक लॉ मेकिंग बॉडी है जो कि देश में कानून का निर्माण करती है। इसके बाद देखिए, पहली बॉडी तो गवर्नमेंट की विधायिका हो गई। इसके बाद दूसरी बॉडी है कार्यपालिका। देखिए, विधायिका के द्वारा जितने भी कानून बनाए गए हैं उसका देश में इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए कार्यपालिका कार्य करती है। कार्यपालिका देश में किसी भी कानून का इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए जिम्मेदार संस्था है। तो देखिए, विधायिका कानून का निर्माण करती है और कार्यपालिका विधायिका के द्वारा बनवाए गए जितने भी कानून हैं उनको देश में लागू करवाने का कार्य करती है। इसके बाद देखिए, तीसरी बॉडी है फ्रेंड्स जुडिशियरी। देश में जितने भी कानून लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए हैं या विधायिका के द्वारा बनाए गए हैं, उनके टूटने पर या उनके उल्लंघन पर यह संस्था पनिशमेंट देने का कार्य करती है। इसके अलावा देखिए, राष्ट्र के नागरिकों के हितों की रक्षा करने का कार्य और उनके मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स की सेफ्टी के लिए भी ये संस्था ही जिम्मेदार है। तो ये सरकार का तीसरा अंग है फ्रेंड्स, जो कि देश में लॉ ब्रेक करने पर पनिशमेंट देने का कार्य करता है। इसके अलावा देखिए, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य में संतुलन बनाना और इनके मध्य में देखिए कंफर्ट स्थापित करना या सामंजस्य बैठाने का काम भी न्यायपालिका के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह ये सरकार की 3 बॉडी हो जाती है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए पॉलिटी की लाइव क्लासेस 20 जून से स्टार्ट हो गई है। आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे पॉलिटी के कोर्स में इनरोल हो सकते हैं। जो क्लासेस आपकी छूट गई है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में एप्लीकेशन में ही अवेलेबल हो जाएगी। तो बिना देर किए आप पॉलिटी की लाइव क्लासेस में इनरोल हो सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम विधायिका की बात करें तो इसे 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। देखिए, सेंट्रल में अपनी विधायिका होती है और राज्यों की अपनी स्वयं की विधायिका होती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र दोनों के पावर का डिवाइडेशन किया गया है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिस पर देखिए राज्य को कानून बनाने का अधिकार है और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार है। इसीलिए देखिए, लेजिस्लेचर को दोनों के पावर के रूप में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल की देखिए अपनी विधायिका है और राज्य की अपनी स्वयं की विधायिका है। तो विधायिका को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। आगे हम जानेंगे कि सेंट्रल की विधायिका में किन किन अंगों को शामिल किया जाता है और राज्य की विधायिका में किन किन अंगों को शामिल किया जाता है। इसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए, कार्यपालिका की बात करते हैं तो इसे भी 2 पार्ट में बांटा जा सकता है, सेंट्रल की कार्यपालिका और स्टेट की कार्यपालिका। इसके बाद देखिए, तीसरी बॉडी न्यायपालिका जो है, भारत में एकीकृत न्यायपालिका का प्रावधान किया गया है। मतलब भारत में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है। अब एक्चुअल में ये होता क्या है, इसे हम आगे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है विधायिका की। अब देखिए, संघ की विधायिका की अगर हम बात करें तो इसमें शामिल किया जाता है इंडियन पार्लियामेंट को, क्योंकि सेंट्रल में कानून बनाने की जो शक्ति है वो इंडियन पार्लियामेंट को दी गई है, जिसके नॉर्मली देखिए 3 अंग होते हैं। वैसे इसके सदन 2 ही होते हैं, याद रखिएगा। एक है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है,
और एक है राज्यसभा, जिसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। संसद का तीसरा अंग माना जाता है फ्रेंड्स प्रेसिडेंट को। देखिए, प्रेसिडेंट लोकसभा और राज्यसभा में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वो पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग माना जाता है। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए, कोई भी बिल जो कि कानून बनाने के लिए लाया जाता है, अगर वो लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाता है तब भी वो कानून नहीं बन सकता जब तक प्रेसिडेंट उस पर अपने सिग्नेचर न कर दे। तो बिना प्रेसिडेंट के लोकसभा और राज्यसभा का अस्तित्व देखिए खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए प्रेसिडेंट भले ही दोनों सदन का सदस्य नहीं है या संसद का सदस्य नहीं है, फिर भी वो पार्लियामेंट का अभिन्न अंग माना जाता है। ये पार्लियामेंट का तीसरा अंग है। ओके, तो भारतीय संविधान में संघ की विधायिका के रूप में संसद के दो सदन होते हैं, एक होती है राज्यसभा और एक होती है लोकसभा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख देखने को मिलता है, जिसके दो सदन और तीन अभिन्न अंग माने जाते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसके अलावा देखिए, आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है, और आर्टिकल 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है, जिसके तहत देखिए लोकसभा में सीटों की संख्या वर्तमान में अधिकतम 550 है। पहले देखिए 552 थी, जब दो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति का अधिकार भारत के प्रेसिडेंट को दिया गया था। लेकिन 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन सीटों को देखिए लोकसभा से हटा दिया गया है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 331 में दो एंग्लो इंडियन की नियुक्ति लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती थी। अब इन दो सीटों को देखिए 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हटा दिया गया है। तो अब लोकसभा में अधिकतम सीटें कितने हो गई? 550, और राज्यसभा की अधिकतम सीटें वर्तमान में 250 है। तो इस तरह यह संघ की विधायिका है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कानून और नियम बनाने का कार्य करती है। इसके बाद देखिए, राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका को दिया गया है। राज्य की विधायिका को विधानमंडल या लेजिस्लेचर के नाम से जाना जाता है। देखिए, सेंट्रल में संसद की ही तरह राज्य में इसके भी तीन अंग होते हैं। एक है देखिए राज्यपाल, एक है विधानसभा और एक है विधान परिषद। लेकिन देखिए, यहाँ पर विधान परिषद की स्थापना करना राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। इसीलिए जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है, वहां पर विधानमंडल केवल एक सदनात्मक होता है, जिसमें विधानसभा होती है। और जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति की पोस्ट है, राज्य में राज्यपाल की पोस्ट होती है। ये विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी ये विधानमंडल का अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि बिना इसके सिग्नेचर के राज्य में कोई भी विधेयक कानून नहीं बन पाएगा। तो देखिए, राज्य सूची के विषय पर विधान बनाने का अधिकार राज्य की विधायिका को दिया गया है। भारत के अधिकांश राज्यों में एक सदनी विधानमंडल है, जिसमें केवल विधानसभा है और राज्यपाल विधानमंडल में शामिल किया जाता है। इसका मतलब है कि ये केवल एक सदनी विधानमंडल है। कुछ राज्य देखिए ऐसे भी है जहां पर राज्यपाल के अलावा विधायिका या विधानमंडल के दो सदन हैं, जैसे विधानसभा और विधान परिषद। वर्तमान में ऐसे राज्यों की संख्या 6 है ना, जहां पर विधान परिषद अस्तित्व में है। यह है आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। यहाँ पर जो विधानमंडल है फ्रेंड्स, वो दो सदनी विधानमंडल है। जहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों अस्तित्व में होती है, वहाँ की विधायिका को द्विसदनी विधायिका कहा जाता है। ओके, तो देखिए, यहाँ पर हमने संघ और राज्य की विधायिका के बारे में जाना है, उसकी बॉडी के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में जाना है। अब देखिए, हम बात करते हैं संघ और राज्य की कार्यपालिका के बारे में। देखिए, अभी हमने संघ की विधायिका को समझा था, जिसका काम क्या था? विधान बनाना। अब देखिए, विधान को लागू करवाने का जो कार्य है, वो कार्यपालिका को दिया गया है। इसे कहा जाता है एग्जीक्यूटिव। अब देखिए, कार्यपालिका के सेंट्रल में दो अंग होते हैं, एक अस्थायी अंग है और दूसरी स्थायी बॉडी है। अस्थायी अंग में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद को शामिल किया जाता है। और सेंट्रल की कार्यपालिका की स्थायी बॉडी में नौकरशाह और अधिकारियों को सम्मिलित किया जाता है। मतलब जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है,
वो कार्यपालिका की स्थायी बॉडी है। अब देखिए ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स कि एक बार जब किसी भी व्यक्ति की देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में नियुक्ति हो जाती है तो वो रिटायरमेंट तक अपने पद पर बना रहता है, अगर बीच में कोई डिफेक्ट नहीं आता है तो। लेकिन देखिए अस्थायी बॉडी में क्या होता है कि हर 5 साल में इन पदों पर व्यक्तियों में चेंजेस आ जाता है। दोबारा चुन के आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन 5 साल में ये बॉडीज खत्म हो जाती है और नई बॉडीज अस्तित्व में आती है। इसीलिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री परिषद जो है ये सेंट्रल की अस्थायी कार्यपालिका मानी जाती है। कार्यपालिका का सीधा सा मतलब होता है फ्रेंड्स, किसी भी कार्य का पालन करवाने वाले जो लोग हैं उन्हें कार्यपालिका कहा जाता है, जो कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करवाने का कार्य करते हैं। तो शॉर्ट में अगर हम इसे समझे तो कार्यपालिका व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि देश में कायदे कानूनों को लागू करवाने का कार्य करता है। अब देखिए जिस तरह संघ की कार्यपालिका है फ्रेंड्स, सेम की सेम राज्य की कार्यपालिका में भी प्रावधान देखने को मिलते हैं। राज्य की कार्यपालिका की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी देखिए अस्थायी और स्थायी दोनों अंग कार्यपालिका में देखने को मिलते हैं। सेंट्रल के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे फ्रेंड्स, वो सेंट्रल की स्थायी कार्यपालिका थी। अब राज्य के जो एम्प्लॉय होंगे गवर्नमेंट, वो राज्य की स्थायी कार्यपालिका होंगे। अब राज्य में अस्थायी कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद को सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि राज्य में 5 साल बाद ये पोस्ट खत्म हो जाएगी और नए व्यक्ति इस पोस्ट पर चुन के आने वाले हैं। इसीलिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की जो पोस्ट है वो राज्य की अस्थायी कार्यपालिका मानी जाती है। तो देखिए राज्य और केंद्र की विधायिका को हमने समझ लिया, राज्य और केंद्र की कार्यपालिका को हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं इन दोनों से संबंधित संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, संघ की कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक देखने को मिलता है। इसी तरह राज्य की कार्यपालिका के बारे में आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक उल्लेख देखने को मिलते हैं। सेंट्रल की कार्यपालिका में आर्टिकल 52 से 78 तक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान्यायवादी जैसे कार्यपालिका के अस्थायी पद दिए गए हैं। इसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका के अस्थायी जो पद हैं वो आर्टिकल 152 से 167 तक उल्लेखित देखने को मिलते हैं, जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री परिषद और महाधिवक्ता को शामिल किया जाता है। संविधान में केंद्रीय विधायिका का उल्लेख आर्टिकल 79 से लेकर 123 तक देखने को मिलता है। वहीं राज्य की विधायिका का उल्लेख आर्टिकल 168 से लेकर आर्टिकल 213 तक देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए न्यायपालिका की बात करें तो सेंट्रल की न्यायपालिका का उल्लेख आर्टिकल 124 से 147 तक देखने को मिलता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का स्पेशली उल्लेख किया गया है। राज्य में जो जुडिशरी है उसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 214 से लेकर 232 तक देखने को मिलता है। हाई कोर्ट के रूप में इसका उल्लेख देखने को मिलता है और हाई कोर्ट के अंडर में राज्य में अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख आर्टिकल 233 से लेकर 237 तक किया गया है। सेंट्रल की कार्यपालिका में सीएजी की पोस्ट आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक उल्लेखित की गई है, जिसे नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह देखिए भारतीय संविधान में संघ और राज्य की विधायिका, संघ और राज्य की कार्यपालिका और संघ और राज्य में जो जुडिशरी सिस्टम है उसका हमें प्रॉपर उल्लेख अलग अलग आर्टिकल्स में देखने को मिलता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर विधायिका और न्यायपालिका को बहुत ही इजीली आपने समझ लिया। अब सबसे लास्ट हमारे पास बचती है जुडिशरी सिस्टम। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया है कि भारत की जो न्यायपालिका है वो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, मतलब एकल न्यायपालिका है। अब एक्चुअल में ये होता क्या है? तो देखिए भारत की न्यायपालिका एक पिरामिड के जैसी है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय को रखा गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे देखिए हाई कोर्ट आते हैं राज्यों में, और राज्यों के हाई कोर्ट के नीचे जिला एवं सत्र न्यायालय का गठन किया जाता है। जिला और सत्र न्यायालय के अंडर में मुंसिफ न्यायालय चलाए जाते हैं और इसके नीचे न्याय पंचायत या नगर पंचायत या ग्राम पंचायत को सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह देखिए भारत में एकल न्यायपालिका है। अगर किसी भी व्यक्ति पर देखिए कोई भी कानून का उल्लंघन होता है
तो वो अपना वाद लेकर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। उसे पहले जिला कोर्ट जाना होगा। जिला कोर्ट का जो भी डिसीजन होता है वो उसको चुनौती दे सकता है हाई कोर्ट में, और अगर वो आगे चलकर हाई कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट नहीं है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दे सकता है। कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट वाद लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। यहाँ पर देखिए कुछ अपवाद है, जैसे मौलिक अधिकार। इसके उल्लंघन पर नागरिकों को यह पावर दिया गया है कि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट वाद लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य मामलों में वो नहीं जा सकते। तो ये जो देश में जुडिशियरी सिस्टम है वो एकल न्यायपालिका या फिर सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम कहलाता है, जिसमें सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और इसके डिसीजन सभी राज्यों के न्यायालयों को मानने पड़ते हैं। ओके, तो देखिए ये सरकार का तीसरा अंग है जिसे न्यायपालिका के नाम से जाना जाता है। इस तरह देखिए भारतीय संविधान में सभी के कार्यों को अलग अलग डिवाइड किया गया है। विधायिका का कार्य देश में विधान बनाना है, कार्यपालिका का काम विधायिका द्वारा बनाए गए विधान को लागू करवाने का है, और इसी तरह जुडिशरी की अगर हम बात करें तो इसका काम कार्यपालिका और विधायिका के मध्य में सामंजस्य या संतुलन स्थापित करने का है, और इसके अलावा नागरिकों के हितों की रक्षा करने का है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुसार ये 3 बॉडीज है फ्रेंड्स, जो कि सरकार के अंग के रूप में अलग अलग कार्य करती है। आई होप आपको गवर्नमेंट की तीनों बॉडीज यहाँ पर इजीली समझ में आ गई होगी, और इनके द्वारा किए जाने वाले कार्य और उनके इम्प्लीमेंटेशन के बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।